हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज है 16 मई 2021 और आज हम लोग इस वीडियो में 10 मई 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ए, एरिना सबेलेंका। एरिना सबेलेंका बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर वर्ष 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यह एक पूर्वी यूरोप का देश है। यहाँ की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने एलिफेंट इन द वॉम्ब नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा कल्कि कोचलिन। यह कल्कि कोचलिन की पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में गर्भावस्था और गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताया गया है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बुक लिखा है, उसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से पर्वतारोही 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? इसका आंसर होगा कामी रीता। कामी रीता नेपाल के पर्वतारोही हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इन्होंने पहली बार 1944 में एवरेस्ट की फतह की थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहली बार इस पर किसने फतह की थी, तो 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे चलकर 1975 में जापान की जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में की बिछेंद्री पाल पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाल ही में किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा अनुपम खेर। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे में अभिनय के लिए दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम ने किया है। हाल ही में अनुपम खेर ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। क्या नाम है? योर बेस्ट डे इज़ टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रघुनाथ मोहपात्र का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक मूर्तिकार थे। ये ओडिशा के प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। इन्होंने कला के क्षेत्र में, वास्तुकला में, संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके लिए उन्हें 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 छठवीं बार तथा लगातार 5वीं बार जीता है। सेकेंड नंबर पर रेड बुल रेसिंग होंडा के मैक्स वेरस्टेपेन रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया?
आंसर होगा दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोविवैन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। हाल ही में माउंट सिनाबंग नामक ज्वालामुखी में उद्भेदन हुआ, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ए, इंडोनेशिया। माउंट सिनाबंग वर्ष 2010 में तब सक्रिय हुआ था जब लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था। उसके बाद से ही यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में कुछ और भी ज्वालामुखी हैं, उनका नाम है माउंट रांग, माउंट अगंग तथा क्राकाताओ। इटली में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है एटना। इक्वाडोर में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है कोटोपैक्सी, जो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फिलीपींस में भी एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट ताल। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेल क्षेत्र के 5 सार्वजनिक उपक्रमों ने किस धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा बद्रीनाथ धाम। तेल क्षेत्र के 5 सार्वजनिक उपक्रमों ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित रहे दाला बांध किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दाला बांध पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसे अरघानदाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1952 में अमेरिका द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान में कुछ बांध भारत द्वारा भी बनाए गए हैं। उसमें से एक है सहतूत बांध, जो काबुल नदी पर है। उसके अलावा भारत अफगान मैत्री बांध, जिसे सलमा बांध भी कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन होगा आइसलैंड, जापान। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका विषय था नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार विमर्श के लिए इस बैठक में भागीदारी की। आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। भारत ने आर्कटिक में एक अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की है। इसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। असम के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी दिसपुर। असम में सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर एवं चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ता है। असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे डिब्रू
साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। एक वन्यजीव अभयारण्य है लाओ खोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मकता योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए के नगद इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो इसका आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है, जो स्पेन के हैं। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया है नाओमी ओसाका को, जो जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी संस्था ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी दवा को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी को निर्मित किया, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। हाल ही में किसे शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनकी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन है। क्या नाम है उनकी पुस्तक का? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। हाल ही में किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसे CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है। CBSE का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसे त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी के RO छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति दी जाएगी। त्रिपुरा के CM विप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। किसे हाल ही में नासा का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो बिल नेल्सन को नासा का 14वां प्रशासक नियुक्त किया गया है। ये पूर्व में सीनेटर थे। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है?
इसका आंसर होगा 11 मई। पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है। इस दिन यानी 11 मई को राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत 3 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 11 मई 1999 को पहली बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था। और ये भी याद आप लोग को रखना है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में किसकी 160वीं जयंती मनाई गई है? तो 160वीं जयंती रवींद्रनाथ टैगोर की मनाई गई है। कब मनाई गई? 7 मई 2021 को। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इन्होंने जनगण मन गान लिखा जिसे भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया, और बंगाल विभाजन के समय अमार सोनार नामक गीत लिखा जिसे आगे चलकर बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया। रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। इसी समय 2 और लोगों के भी जयंती मनाई गई है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 9 मई 2021 को महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई गई। इनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। ये मेवाड़ के राजा थे। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगलों की तरफ से राजा मान सिंह ने नेतृत्व किया। और एक और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं जो एक महान समाज सुधारक भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी भी जयंती मनाई गई 9 मई 2021 को। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जिसका नाम था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश के रॉकेट का मलबा मालदीव के निकट गिरा मिला? इसका आंसर होगा चीन। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित मालदीव के निकट लॉन्ग मार्च 5V-Y2 रॉकेट का मलबा गिरा है। यह एक चीनी रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग चीन अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण हेतु कर रहा है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है। इसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रदेश बन गया है? तो इसका आंसर होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से पुडुचेरी चौथा हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार में के ग्रामीण घर में नल कनेक्शन हुआ है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। 28 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में एक पारसी खिलाड़ी को चुना गया। उनका नाम है अर्जन नागवासवाला। गुजरात के 23 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी अर्जन नागवासवाला को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित भारतीय टेस्ट टीम में एक आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। वह बाएं हाथ के सीमर हैं और पारसी समुदाय से हैं। इनसे पहले 1975 में फारूक इंजीनियर ने भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट खेला था, जबकि महिला टीम में डायना एडोल्जी ने अपना आखिरी मैच जुलाई 1993 में खेला था। 1975 के बाद पुरुष क्रिकेट में शामिल होने वाले वो पहले फारसी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसे असम राज्य ने शुरू किया है। असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जबकि नई बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली दैनिक आधार पर बाढ़ रिपोर्टिंग करेगी। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से संचालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही इससे फसलों और पशुधन के नुकसान की स्थिति का भी जांच की जा सकेगी। हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने कोविड-19 के राहत के लिए 15 मिलियन दान दिए? तो ट्विटर ने दान में दिया था। भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए ट्विटर ने 15 मिलियन का दान दिया। इस समय भारत घातक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को दान की गई है। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसके सीईओ जैक डोर्जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 मई। विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग के जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। वे एक ब्रिटिश नागरिक थीं जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक के क्रीमियन युद्ध में दूसरे नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। इस वर्ष का थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या थीम है? नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इस दिवस को सर्वप्रथम 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था, किंतु जनवरी 1974 में यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाने लगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका फाउंडेशन 1899 में हुआ था।
इसके प्रेसिडेंट एनेट कैनेडी हैं। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उसका आंसर होगा जोस जे कट्टूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इस पद से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में कौन सी संस्था को ग्रीन एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका आंसर होगा इरेडा। यह पुरस्कार भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका कारण ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए इरेडा को यह पुरस्कार दिया गया है। इरेडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके सीएमडी प्रदीप कुमार दास हैं। इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई है। हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में किस नाम से युद्धाभ्यास हुआ? तो पैसेज नाम से इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में हाल ही में अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। इस अभ्यास के पहले भी फरवरी 2021 में दोनों नौसेनाओं के बीच इसी नाम से युद्धाभ्यास हो चुका है। तो ये याद रखना है कि नौसेना का ये युद्धाभ्यास था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में के थल सेनाओं के बीच भी एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। उसका नाम है युद्ध अभ्यास। इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। इस नाम से राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से में फरवरी 2021 में संपन्न हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच भी संयुक्त अभ्यास हुआ। वो कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के रानीखेत में मार्च 2021 में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था दस्तलिक सेकेंड। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। राजधानी जकार्ता है। यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? इसका आंसर होगा मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला मानव रहित पोत है जो अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह 15 मीटर लंबा है और इसका वजन 9 टन है। यह मूल रूप से एक ट्रिमरन है। इसे आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है। यह पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा संचालित होता है। आईबीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरविंद कृष्णा हैं। आईबीएम का हेडक्वार्टर अरमोंक यूएसए में है। हाल ही में लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे शकूर राथेर ने लिखा है। पीटीआई के पत्रकार शकूर राथेर ने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लिखी है। यह उनकी पहली पुस्तक है। यह पुस्तक कश्मीर में रोज़मर्रा के जीवन और भावनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताती है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह
थिलेस्टेड। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की परिकल्पना वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग द्वारा की गई थी, जबकि इस पुरस्कार का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। नॉर्मन ई बोरलांग को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। हाल ही में होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एक पत्रकार थे। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया है। उन्हें उनके उपन्यास पिता पुत्र के लिए असमिया भाषा के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई उपन्यास, लघुकथाएं और कविताएं भी लिखी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सरकार को हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम विकसित करने के लिए 1500 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी है। इस रोपवे का निर्माण देहरादून और मसूरी के बीच में किया जाएगा। यह देहरादून से मसूरी के बीच यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगा। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में चीन तथा पूर्व में नेपाल से मिलती है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल होने के कारण इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। राजधानी देहरादून है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं। पहला जिम कॉर्बेट, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका से भारत सिंगापुर में पैसे का ट्रांसफ़र किस भुगतान के माध्यम से किया जा सकेगा? तो ये गूगल पे के माध्यम से किया जा सकेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था कहा है? इसका आंसर होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था का 10.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा, जो कि चीन से भी आगे होगी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव अंतोनियो गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स, जो एक ब्रिटिश राजनयिक हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस टीम ने प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में
प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी रेसिलियंस कोविड-19 क्राइसिस थ्रू अ माइग्रेशन लेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2020 में रेमिटेंस या प्रेषण के रूप में 83 बिलियन अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं वो लोग जो पैसे भेजते हैं उसे हम लोग प्रेषण कहते हैं कि भारत में कितना पैसा आया। तो उस मामले में भारत के पास सबसे ज़्यादा पैसा आया तो वो नंबर 1 पोजीशन पर, उसके बाद चीन है और उसके बाद मैक्सिको है। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से गए, किस देश से गए हैं, तो उसमें पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा यूएई का है और तीसरा सऊदी अरब का है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा भारत। हाल ही में ब्रिक्स देशों के बीच पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। उल्लेखनीय कि भारत ने इसी साल ब्रिक्स का अध्यक्ष पद संभाला है। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्र ने की। हाल ही में नासा ने एक्सियोम मिशन फर्स्ट या एक्स फर्स्ट शुरू करने के लिए किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा एक्सियोम स्पेस। नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने एक्सियोम मिशन फर्स्ट या एक्स फर्स्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्सियोम मिशन फर्स्ट और एक्स फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस मिशन को निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर 2022 तक लॉन्च करेंगे। यह मिशन वर्ष 2022 में नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एक्सियोम मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री लगभग 8 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। किसे महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रमेश पोवार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए रमेश पोवार को नियुक्त किया है। रमेश पोवार की पहचान मुख्य तौर पर एक गेंदबाज के तौर पर रही है। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2007 तक टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कुल 2 टेस्ट और 31 एकदिवसीय मैच खेला। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। केपी शर्मा ओली फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल में 13 मई 2021 तक विपक्षी दल द्वारा गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद पर पुनः नियुक्त किया है। उन्होंने 14 मई को शपथ ली और 10 मई 2021 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विश्वास मत हार गए थे। अब उनके पास सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 30 दिन होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली, वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल की राजधानी काठमांडू और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा पत्रकारों के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमाना ने शीर्ष न्यायालय की कार्रवाई को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन पत्रकारों को अपने घरों में आराम और सुरक्षा से एक जिम्मेदार और निष्पक्ष तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई को कवर करने में मदद करेगा। हाल ही में किसे सूरीनाम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा एस बालचंद्रन। एस बालचंद्रन को सूरीनाम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश है। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चैन संथोकी हैं। सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। हुंडई किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करेगी? इसका आंसर होगा अमेरिका। हुंडई और किया कार ब्रांड दोनों के मालिक हुंडई मोटर ग्रुप अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करेगा। इस निर्माण में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुंडई मोटर द्वारा किया जाएगा। निवेश में हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन और मानव रहित फ्लाइंग टैक्सी भी शामिल है। ये निवेश 2025 में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 से अपने माता पिता को खो दिया है के लिए महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का थीम है परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। किस राज्य सरकार ने मालेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।